हेलो माय डियर आईएएस फ्रेंड्स। 7 फरवरी के करेंट क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, 6 फरवरी का न्यूज़पेपर द हिंदू मेरे पास नहीं पहुंच पाया है क्योंकि मेरे जो पेपर वाले हैं उन्होंने कहीं मिस कर दिया उसे, तो उस पर बात करना मेरे लिए संभव नहीं है फ्रेंड्स। तो आइए February 7 में जो द हिंदू में इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं जो यूपीएससी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, उन पर बातें करते हैं। पहला पेज नंबर 6 पर ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, अ ट्रेवेस्टी। पहले मैं ये आपको दिखा देता हूँ। ओहो, लाइन कट गई। ओके, हम ऐसे करते हैं। फ्रेंड्स, हुआ क्या है कि अभी चंडीगढ़ में मेयर के इलेक्शंस हुए। मेयर के इलेक्शंस हुए तो उसमें बीजेपी का जो कैंडिडेट है मनोज सोनकर, उसे 16 सीट मिले थे और आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर अपना एक कैंडिडेट खड़ा किया था, उसे 20 वोट मिले। तो उन्हें जीतना चाहिए, लेकिन वहाँ जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे जो इलेक्शन करा रहे थे, उन्होंने क्या किया, 8 वोट को इनवैलिड करार दे दिया आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी के इलेक्शन वाले कैंडिडेट का। तो बट नेचुरल था कि बीजेपी वाले कैंडिडेट जीत गए। फिर आप पार्टी जो है चली गई कहाँ, सुप्रीम कोर्ट चली गई। पहले हाई कोर्ट गई, फिर सुप्रीम कोर्ट गई। तो सुप्रीम कोर्ट में वीडियो देखा गया। अब कोई भी इलेक्शन अब होता है तो उसका वीडियोग्राफी किया जाता है। तो वीडियो जब देखा तो उसमें पाया गया कि वो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं जो इलेक्शन करा रहे थे, उन्होंने क्या किया, वो वोट्स के साथ छेड़छाड़ करते हुए वो पाए गए। इसे देखकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी तीखी टिप्पणी की कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं वो खुद जब इस तरीके से कर रहे हैं बैलेट के पेपर के साथ में, ये तो लोकतंत्र का मजाक है। बड़ी तीखी टिप्पणी उन्होंने की। उन्होंने कहा, इट इज़ अ मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के साथ मजाक है ये। तो फ्रेंड्स, ये एक बड़ी घटना हुई है। तो हो सकता है मेंस में आपके ऐसा क्वेश्चन आए कि आप इस पर लिखने की कोशिश करें कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो होते हैं, इलेक्शन को लेकर, इलेक्शन प्रोसेस को लेकर हो सकता है कोई एंगल बने। तो आप एक ये क्वेश्चन पर प्रैक्टिस कर सकते हैं कि अनफेयर इलेक्शंस आर अ मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी, या फिर अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शंस इज़ अ मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी। इस पर आप 150 या 250 शब्दों में लिखने की कोशिश करें, तो आपकी थिंकिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी और अच्छी राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी। इस एंगल से क्वेश्चन बन सकता है इस बार। अब चलिए फ्रेंड्स, दूसरी न्यूज़ पर चलते हैं। दूसरा इसी पेज पर यह आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, यूनियन गवर्नमेंट्स रिन्स ऑन फाइनेंशियल ट्रांसफर्स टू स्टेट्स। अब देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट आप जानते हैं टैक्स से स्टेट्स को ट्रांसफ़र करती है। उसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं जो माना जाता है कि फेडरलिज्म के अगेंस्ट है। फेडरलिज्म क्या होता है आप जानते हैं कि सेंटर और स्टेट मिलकर साथ काम करते हैं तो फेडरलिज्म बनी रहती है। लेकिन जब सेंटर स्टेट के खिलाफ कुछ करती है या स्टेट सेंटर के खिलाफ कुछ करती है तो वो माना जाता है कि वो एक फेडरलिज्म के अगेंस्ट है। तो कहीं पर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात होती है जब साथ में बात वो लोग काम करते हैं तो, और फिर अगेंस्ट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हो जाता है जब वो साथ में काम नहीं करते हैं। तो फाइनेंशियल ट्रांसफ़र को जो स्टेट को की जाती है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, उसको लेकर कुछ इश्यूज सामने आए हैं। ज़रा देखें कि इसमें क्या इम्पोर्टेंट है आपके लिए। पहले मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ, आपको ये पूरा पढ़ना चाहिए, फिर मैं कुछ इम्पोर्टेंट पर बातें करूँगा जो इसमें हैं। एक फैक्ट है फ्रेंड्स जो आंसर राइटिंग में आपकी मदद कर सकता है कि दो द 14th एंड 15th फाइनेंस कमीशंस रिकमेंडेड 42% and 41% respectively of the net tax revenue to be the shares of states, the share of gross tax revenue was just 35% in 2015-16 and 30% in 2023-24 budget estimate.
बजट एस्टीमेट जो आया है नया, उसमें पाया गया है कि 14 और 15 फाइनेंस कमीशन जो थे, उन्होंने कहा था कि स्टेट्स को सेंटर अपने शेयर का 42% बांटे, और 15th फाइनेंस कमीशन ने कहा था कि 41% बांटे। लेकिन पाया गया कि सेंटर ने क्या किया, 2015-16 में सिर्फ 35% दिए, और 2023-24 मतलब 5 साल में एक बार फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन देती है। तो इससे पहले जो बना था उसमें मात्र 30% शेयर किया गया, और इस बार जो है मात्र इससे पहले 35 शेयर किया गया, और अभी मात्र 30% जो है शेयर जो है वो बांटा गया है। तो ये पाया गया, तो इस पर बवाल तो होना ही था। तो कुछ स्टेट्स का कहना है कि सेंटर इस तरीके से बेईमानी कर रही है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और भी क्या प्रॉब्लम है, कुछ और प्रॉब्लम देखिए कि सेंटर क्या क्या कमाल करती है। एक तो रिवेन्यू घटाए जा रही है, दूसरा revenue collection through cess and surcharge is the highest and increasing। गवर्नमेंट सेस और सरचार्ज से जो रिवेन्यू कलेक्शन करती है वो हाईएस्ट है, और वो बढ़ता जा रहा है। इसका क्या मतलब है, अब देखिए, सेस और सरचार्ज से जो रिवेन्यू आते हैं, इनकम आते हैं, उसको स्टेट्स के साथ शेयर नहीं करना पड़ता सेंटर को। तो अब देखिए कि वो सेस और सरचार्ज से अपना रिवेन्यू बढ़ाई जा रही है, इनकम बढ़ाई जा रही है। क्यों? क्योंकि उसको स्टेट के साथ शेयर नहीं करना पड़ेगा। तो ये भी फेडरलिज्म के अगेंस्ट दिखाई देता है। यूनियन गवर्नमेंट इन्फ्लुएंसेस द प्रायोरिटीज ऑफ द स्टेट्स थ्रू centrally sponsored schemes wherein the union government provides partial funding and another part is to be committed by the states। अब देखिए, एक तो होता है कि टैक्स शेयर किया जाता है, दो और तरीके हैं जिससे यूनियन गवर्नमेंट स्टेट्स को पैसे देती है। वो क्या है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम वो होते हैं जो कुछ पैसा सेंटर प्रोवाइड करती है, कुछ पैसा स्टेट को लगाना होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपना स्कीम बताती है कि ये स्कीम आपको लागू करना है, स्टेट से कहती है, फिर थोड़ा सा पैसा देती है और कहती है बाकी पैसा आप लगाइए स्टेट से। सेंट्रल सेक्टर स्कीम में क्या होता है कि सारा पैसा सेंटर लगाती है। तो अब देखिए, एक तो ऐसे ही आप पैसे कम दे रहे हैं स्टेट्स को, ऊपर से आप अपना स्कीम कह रहे हैं स्टेट्स को लागू करने के लिए, और लागू जब आप करने के लिए कह रहे हैं तो सारा पैसा भी आप नहीं दे रहे हैं। मतलब अपने इस एक तो कम पैसा दे रहे हैं, ऊपर से अपने स्कीम में भी स्टेट्स का पैसा ले रहे हैं आप, तो स्टेट्स के पास बचेगा क्या? तो ये भी एक प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट इश्यूज थे फ्रेंड्स, फाइनेंशियल ट्रांसफर्स को लेकर, ये आपको नोट कर लेने चाहिए। फेडरलिज्म के ऊपर अगर क्वेश्चन आता है कि अभी जो है फाइनेंशियल शेयर जो है वो अगेंस्ट फेडरलिज्म है, तो उसके सपोर्ट में आप इन फैक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट न्यूज़ आइटम पर चलते हैं। अगला ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये भी फिस्कल फेडरलिज्म से ही रिलेटेड है, उसी से रिलेटेड फिस्कल ऑफ फाइनेंशियल चीज़ें हैं। इसमें भी अभी हुआ क्या, केरला जो है वो सुप्रीम कोर्ट चला गया, क्योंकि केरला के जो सीएम हैं कि सेंटर सही से पैसे नहीं बांट रही है और वो गलत कर रही है। अभी सेंटर ने एक कदम क्या उठाया कि स्टेट गवर्नमेंट जो कर्ज लेते हैं उन पर रोक लगा दी बहुत तरीके से, कि आप ऐसा कर्ज नहीं ले सकते, वैसा कर्ज नहीं ले सकते। तो इससे उनको दिक्कत होने लगी। तो उसी से रिलेटेड कुछ बातें हैं जो पाया गया है कि फेडरलिज्म के अगेंस्ट है। आइए यही इसे भी देख लेते हैं। पहले मैं पूरा आपको दिखा देता हूँ। अब जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उस पर ध्यान देते हैं। सेंटर ने क्या किया है, इम्पोज किया है। सेंटर्स इम्पोजिशन ऑफ अ नेट बोरोइंग सीलिंग ऑन द स्टेट विच लिमिट्स बोरोइंग्स फ्रॉम ऑल सोर्सेज वायोलेट्स आर्टिकल 293 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। केरला का कहना है कि सेंटर ने क्या किया है, एक नेट बोरोइंग सीलिंग लगा दिया है स्टेट के ऊपर। नेट बोरोइंग सीलिंग का कहने मतलब एक सीलिंग, एक लिमिट, कि आप इससे आगे नहीं बढ़ सकते। किस पर? नेट बोरोइंग पर। मतलब आप जो कर्ज लेंगे उस कर्ज के ऊपर एक सीलिंग लगा दी गई है सेंटर के द्वारा। इससे क्या होता है, लिमिट हो जाता है क्या, बोरोइंग्स फ्रॉम ऑल सोर्सेज। स्टेट जो अलग अलग सोर्सेज से पैसे लेती है उसे
लिमिट कर देती है वो। ये सिर्फ केरला के ऊपर नहीं किया गया है, सारे स्टेट के ऊपर किया गया, लेकिन केरल गई है सुप्रीम कोर्ट में। अब देखिए यहाँ आर्टिकल 293 की बात की गई, चलिए देखते हैं ये क्या है। आर्टिकल 293 पार्ट 3 में कहा गया है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द स्टेट हैज़ टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ द सेंटर to raise any loan if any part of the previous loan extended by the center is outstanding। इस स्टेटमेंट के ऊपर एक बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसमें क्या कहा गया कि 293 में ये कहा गया है कि स्टेट जो है उसको सेंटर से पहले पूछना पड़ेगा, सहमति लेनी पड़ेगी। किस चीज़ के लिए? कोई भी लोन लेने के लिए। अगर सेंटर ने जो पहले से उस स्टेट को लोन दे रखा है, उस लोन को उस स्टेट ने नहीं चुकाया है अभी तक, तो नए ये जो नेट बोरोइंग सीलिंग अभी लिमिट लगाई गई, उसमें कुछ नया प्रोविजन लाया गया। क्या? द सेंटर्स डिसीजन टू इंक्लूड एक्स्ट्रा बजटरी बोरोइंग्स बाय स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज इन द टोटल डेब्ट ऑफ द स्टेट। अब देखिए कुछ रूल्स हैं कि सेंटर जो है उसका डेफिसिट जो है, फिस्कल डेफिसिट, इससे आगे नहीं होना चाहिए, एक परसेंटेज बनाई गई है। और उसी तरह स्टेट्स के लिए भी परसेंटेज बनाई गई है कि इससे ज़्यादा स्टेट जो है वो बोरो नहीं कर सकते, उनका फिस्कल डेफिसिट इससे ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत ये पाया गया है, उसमें रूल बनाई गई है ऐसा। तो उसी में सेंटर ने क्या किया है अभी कि जो स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज हैं, मतलब समझ लीजिए ऑर्गेनाइजेशंस, इंडस्ट्री जो स्टेट के द्वारा ओन की गई है, जो स्टेट चलाती है, उसे भी ये टोटल डेब्ट ऑफ द स्टेट में शामिल करने के लिए कहा गया है। अब स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज जो हैं, ये जो बोरो करते हैं, ये एक एक्स्ट्रा बजटरी बोरोइंग माना जाता है कि बजट से बाहर की बात है। अगर ये बजट से बाहर की बात है तो फिर क्यों इसे स्टेट के डेब्ट में शामिल किया जा रहा है, ये कहना है स्टेट का। इससे तो होगा ये कि और भी लिमिट लग जाएगी हमें डेब्ट लेने पर, फिर हम अपना काम करेंगे कैसे? जो इतने पॉलिसीज़ बनाते हैं, स्कीम्स लेके आते हैं, वो सब काम हम कैसे करेंगे? इसी में कुछ और भी वर्ड्स आ रहे हैं जैसे कंसोलिडेटेड फंड, पब्लिक अकाउंट्स। ये क्या होते हैं? ये बेसिक्स के रूप में आपको बुक्स में पढ़ लेने चाहिए। इसके डिफरेंस पर हो सकता है एग्ज़ाम में, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाए। एक और स्टेटमेंट है, ये एक क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्ज़ाम के लिए। केरला के सीएम ने क्या कहा? द कैरेक्टर ऑफ इंडियाज़ फेडरलिज्म is moving rapidly from cooperative to one that is destructive and annihilative। कि इंडिया का जो फेडरलिज्म है, जहाँ सेंटर और स्टेट साथ काम करते हैं, उसका जो कैरेक्टर है वो मूव कर रहा है कहाँ से? पहले कोऑपरेटिव था कि दोनों मिलकर काम कर रहे थे, अब कैसा हो रहा है? डिस्ट्रक्टिव, विध्वंसकारी, एंड एनिहिलेटिव, विनाशकारक। विध्वंसकारी और विनाशकारक ऐसा हो रहा है। तो हो सकता है इस स्टेटमेंट को दे दिया जाए आपके एग्ज़ाम में और इस पर कहा जाए आपको कमेंट करने के लिए, डिस्कस करने के लिए। तो आप इस पर एक आंसर राइटिंग लिखने की कोशिश करें। इस एंगल से भी क्वेश्चन बन सकता है और उसमें जो फैक्ट्स हमने बातें की है इस आर्टिकल में, उससे पहले वो आपकी मदद करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट न्यूज़ आइटम पर चलते हैं। अगला फ्रेंड्स पेज नंबर 8 पर ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, अंडरस्टैंडिंग द डीलिमिटेशन एक्सरसाइज। डीलिमिटेशन पर क्वेश्चंस आते रहते हैं। ये पूरा आर्टिकल आपको पढ़ना चाहिए, मैं दिखा देता हूँ। अब आइए जो इसमें इम्पॉर्टेंट बातें हैं उस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे आपको जानना चाहिए कि डीलिमिटेशन क्या होता है। डीलिमिटेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग द नंबर ऑफ सीट्स and boundaries of territorial constituencies in each state for the Lok Sabha and legislative assemblies. It also includes determining the seats to be reserved for scheduled castes and scheduled tribes in these houses. Delimitation में क्या होता है?
लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबलीज, स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबलीज होते हैं और इंडिया के लिए पार्लियामेंट में लोकसभा होती है, आप जानते हैं। तो इसमें जो है कितने नंबर ऑफ सीट्स होने चाहिए कैंडिडेट्स के लिए, और एक कैंडिडेट कितने दूरी को देखेगा, कितने जगह के लोगों को देखेगा, वो बाउंड्रीज क्या होनी चाहिए कि वो कितने जगह का एमपी बन सकता है, कितने बड़े प्लेस का, उसमें कितने लोग होने चाहिए, और या फिर एमएलए बन सकता है। तो उनके लिए कितने सीट होने चाहिए लोकसभा में, और एक एमपी पे कि, कितना बड़ा टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी होना चाहिए, या एक एमएलए पे, इसको डिवाइड करना, इसे ढूंढना, ये डिलिमिटेशन में होता है। साथ ही साथ और क्या होता है कि इन्हीं इन्हीं जगहों पे लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली में शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए कितना सीट रिजर्व होना चाहिए, ये भी ढूंढने का काम डिलिमिटेशन में किया जाता है। तो 3 काम हो गए, नंबर ऑफ सीट्स प्रोवाइड करना, बाउंड्रीज प्रोवाइड करना, और साथ ही शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए कितने सीट्स रिजर्व होने चाहिए, ये देखना। ये 3 काम डिलिमिटेशन में है, ये आप ध्यान रखेंगे। ये कौन परफॉर्म करता है डिलिमिटेशन एक्सरसाइज? परफॉर्म बाय द डिलिमिटेशन कमीशन दैट इज सेट अप अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। डिलिमिटेशन कमीशन बनाई जाती है, एक एक्ट के द्वारा पार्लियामेंट में पास किया जाता है। तो समझ लीजिए डिलिमिटेशन कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो भी एक कानून के द्वारा बनाया जाए उसे स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं, और जिसका कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही उल्लेख है उसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहा जाता है। अब देखिए अभी तक क्या होता आया है। द पॉपुलेशन बेस्ड ऑन विच द नंबर ऑफ सीट्स इज अलोकेटेड रिफर्स टू द पॉपुलेशन एज पर द 1971 सेंसस। कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए क्या कहा गया है कि हर सेंसस के बाद डिलिमिटेशन एक्सरसाइज होगा। 10 साल में एक बार सेंसस होता है, आप जानते हैं। तो 1951 में हुआ, 61 में हुआ, 71 में हुआ। 71 के बाद क्या किया गया कि सीट्स को फ्रीज कर दिया गया कि जितना 1971 के सेंसस पर सीट था उतना ही आगे बना रहेगा। ऐसा क्यों किया गया? ताकि जो स्टेट्स हैं वो पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स लेके आएँ, पॉपुलेशन को बढ़ने से रोकें। क्योंकि सीट्स जो दिए जाते हैं वो पॉपुलेशन के बेस पर दिए जाते हैं कि कितने पॉपुलेशन पे एक एमपी या एमएलए होना चाहिए। तो पॉपुलेशन को कंट्रोल स्टेट करें, जिससे कि उनको अगर सीट चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा तो वो पॉपुलेशन को कंट्रोल करें। तो उसके लिए बनाया गया कि 1971 सेंसस के बाद जो है फ्रीज कर दिया गया सीट्स को। अब इसमें इश्यूज़ क्या आ रहे हैं देखिए। अब मान लीजिए कि कुछ स्टेट्स ने कंट्रोल किया पॉपुलेशन को, कुछ स्टेट्स में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन आ गया। अब सीट किस पे दिया जाता है? पॉपुलेशन के बेसिस पर दिया जाता है। तो अब जहाँ के पॉपुलेशन ज़्यादा है उसको ज़्यादा सीट मिल जाएगा, और जिन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर किया है, जैसे कि साउथ के कुछ स्टेट्स हैं, तो उनको सीट की कमी हो जाएगी। तो ये एक इशू बन रहा है, ज़रा इसे समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए 2 तरीके अभी डिस्कस किए जा रहे हैं कि किया जा सकता है। एक कि जो 543 सीट्स अभी है लोकसभा में, उसको 543 का 543 ही रहने दिया जाए, और फिर से डिलिमिटेशन एक्सरसाइज करके और इन सीट्स को रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, जिसको जितना पड़ेगा उसको दे दिया जाए। और दूसरा ये कहा जा रहा है कि सीट को इंक्रीज़ करके 848 बना दिया जाए, कि 848 सीट्स होने चाहिए और फिर से उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए सबके बीच में प्रोपोर्शन के अनुसार। प्रोपोर्शन कौन सा? पॉपुलेशन का जो प्रोपोर्शन है। लेकिन इसी में कहा गया है कि जो सदर्न स्टेट्स हैं, जैसे सदर्न स्टेट्स, एक सदर्न स्टेट्स जो भी साउथ के हैं, और जो स्मॉलर स्टेट्स हैं नॉर्थ में, जैसे कि पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और जो नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स हैं, उनको तो डिसएडवांटेज हो जाएगा। किसके अकॉर्डिंग में? अब देखिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये सब में कितना पॉपुलेशन है, तो इनको तो ज़्यादा सीट मिल जाएगा। इस 4 ही क्षेत्र को लगभग आधे से ज़्यादा सीट्स मिल जाएंगे, और बाकी सबको भी उतना नहीं मिल पाएगा। तो इसको लेकर एक इशू इमर्ज हो रहा है कि ये जो है ये तो फेडरलिज्म के अगेंस्ट चला जाएगा, कि आप किसी को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, किसी को कम दे रहे हैं। आपने कहा कि पॉपुलेशन कंट्रोल कीजिए, तो हमने पॉपुलेशन कंट्रोल किया,
तो उसका हमें फ़ायदा मिलना चाहिए या नुकसान होना चाहिए, ऐसा कुछ स्टेट्स का मानना है। तो ये इसमें जो है कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं। इसमें एक आइडियल सॉल्यूशन भी बताया गया है कि क्या किया जा सकता है अगर इस फेडरलिज्म को सेव करना है, या फिर ये जो है इससे कोई इशू इमर्ज ना हो डिलिमिटेशन में, तो उसमें क्या करना चाहिए। इसमें कहा जा रहा है कि 543 का 543 ही आप रहने दे सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, कोई भी जैसा अभी हाल है वैसा ही बना रहेगा, कोई डिसरप्शन नहीं होगा, कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। लेकिन जो स्टेट्स हैं, स्टेट में क्या किया जाए, एमएलए का सीट बढ़ा दिया जाए, मतलब एमपी का सीट उतना का उतना रहने दिया जाए लोकसभा में। स्टेट्स में एमएलएज जो होते हैं, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबलीज में सीट्स को इंक्रीज कर दिया जाए पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। इससे क्या होगा, जो भी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सीट्स की ज़रूरत है वो रिप्रेजेंट हो जाएगी। लेकिन राज्यसभा में कह रहे हैं राज्यसभा में भी उतनी की उतनी सीट रहने दिया जाए। और इसके अलावा आप क्या करें कि लोकल बॉडीज़ जो होते हैं पंचायत, उनको एम्पावर करें, उनको ज़्यादा पावर दें, फाइनेंसेस दें, ताकि वो काम कर सके। तो मेन मुद्दा क्या है कि लोगों के लिए कानून बनना चाहिए, लोगों को अच्छे से अच्छे देखभाल करना चाहिए। तो अगर लोकसभा में सीट इस तरीके से डिज़ाइन किए जाएं, अगर आगे बढ़ा दिया जाए, मान लीजिए यहाँ से बढ़ाते हैं सीट, तो जिस स्टेट में पॉपुलेशन बढ़ा है उसको ज़्यादा मिल जाएगा और जिसका घटा है उसको कम मिल जाएगा। तो इससे बाद में हंगामा हो सकता है। तो वही कहा जा रहा है कि 543 का 543 ही रहने दीजिए आप। स्टेट्स में एमएलएज को बढ़ा दीजिए, एमएलए की सीट को बढ़ा दीजिए, तो उनका जो पॉपुलेशन है वो रिप्रेजेंट हो जाएगा। पॉपुलेशन को ही रिप्रेजेंट करना है तो दूसरा तरीका अपनाइए। साथ में लोकल बॉडीज़ को एम्पावर कर दीजिए, ये भी लोगों को देखें, तो बात बन जाएगी। तो ये एक आइडियल सॉल्यूशन बताया गया है डिलिमिटेशन को लेकर। तो फ्रेंड्स, इसमें बस यही इम्पोर्टेंट न्यूज़ थे। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।